हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयंता क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं आप सभी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और वे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम इतने पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के बहने की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। या किसी भी कंडक्टर में चार्ज की बहने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, करंट होती है। तो आपने वहाँ पे एक फार्मूला जान लिया था, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। या फिर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू NE बाई टी, क्योंकि Q इक्वल टू NE भी होता है, जो कि आपने जब चार्ज के बारे में पढ़ा था तभी जान लिया था। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट पे, अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो, जैसे 3 एम्पियर करंट आता हो, जैसे 5 एम्पियर, जैसे 6 एम्पियर, तो यहाँ पे कुल कितनी करंट आएगी। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनवर्ड करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आउटवर्ड करंट। तो इनवर्ड करंट क्या है, इधर से आ रही है 3 एम्पियर, इधर से आ रही है 5 एम्पियर, इधर से आ रही है 6 एम्पियर। तो आउटवर्ड करंट आपको क्या मिल जाएगी, तो हो जाएगा आउटवर्ड करंट इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, 6 5 3 14 एम्पियर। क्योंकि ये सारे करंट जो हैं आकर के इस पॉइंट पे मिल जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इनका जंक्शन। तो जब करंट अलग डायरेक्शन से आकर के जंक्शन पर मिलती हो, फिर वहाँ से वे आगे जाती हो, मतलब बाहर की तरफ जाती हैं, तो जो करंट की का अमाउंट होता है वह उनका क्या होता है, स्केलर एडिशन हो जाता है, वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप ये कहेंगे कि सर करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि आपने स्केलर और वेक्टर क्लास 9 में पढ़ रखा है कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। बट यहाँ पे हम अगर करंट को देखें तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे करंट के बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो अब आप कहेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो क्लास 11 में जाने पे आपको पता चल जाएगा वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब आप वहाँ पे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना जानिए कि करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इतना अभी आपके लिए काफ़ी है आपके सिलेबस के हिसाब से, उससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब अलग अलग डायरेक्शन से करंट आते हैं हमें और आने पर एक जंक्शन पे मिलते हैं, और मिलने के बाद जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, सारे के सारे जुड़ जाते हैं और अमाउंट ऑफ इनवर्ड करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ आउटवर्ड करंट हो जाता है। मतलब जितनी करंट अंदर आ रही है वह बराबर हो जाती है बाहर निकलने वाली करंट के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर एक पत्थर है जिसको हमने हाइट पर रखा है, ठीक है, तो वह अपर पोजीशन से रोल डाउन होकर के नीचे आएगा, ऊपर से रोल होकर नीचे आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे
हाइट का डिफरेंस है इसलिए आएगा, क्योंकि अगर हम एक प्लेन सरफेस पे ऐसे प्लेन सरफेस पे पत्थर रख दें तो क्या है, पत्थर आगे मूव करके जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे ऊंचाई पर रखा है और फिर वहाँ से उसे हम छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, हाइट में अंतर है। वैसे ही पानी अगर एक ऊपर बाल्टी रखो, वहाँ से आप गिराओ तो पानी बह करके नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ बह के आएगा, फ्लो करेगा। फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे भी वाटर की हाइट में डिफरेंस है, अपर से लोअर की तरफ आएगा। वैसे ही अगर हम हीट की बात करें, हीट की हम बात करते हैं, तो हीट क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह पोजीशन के कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पोजीशन के कारण होता है। वैसे ही सेम जब एक चार्ज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर अपने आप तो उस ऊंचाई पे चला नहीं गया होगा, पत्थर को क्या किया गया होगा, उठा करके ले जाया गया होगा। तो उठा करके उस हाइट पे ले जाने में जो एनर्जी खर्च हुई, जो वर्क डन हुआ, तो उस पर वर्क डन हुआ तभी तो उस हाइट पे गई। वैसे ही पानी को आप ऊंचाई पे रखोगे तब वो बाकी नीचे आएगा। अगर वो पहले से ही एक लेबल टैंक ले लो, ठीक है, एक लेबल टैंक ले लो और फिर आप कहो कि ये वाटर इसमें से उसमें जाएगा तो नहीं जाएगा भाई, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है, दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे हैं, तो वाटर यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। वैसे ही अगर हम रॉड की बात करते हैं कि रॉड को हम जब हीट करते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, फ्लो करती है। तो इसलिए करती है कि वहाँ पे हम एनर्जी खर्च करते हैं, हम एनर्जी खर्च करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब हीट हायर से लोअर की तरफ जाती है, अदरवाइज नहीं जाएगी। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज के केस में कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और चार्ज के केस में वो पोटेंशियल देता कौन है, वह एक बैटरी हो सकती है या सेल हो सकता है, जो कि पोटेंशियल देने का काम करता है। पोटेंशियल को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्योंकि हम वर्क डन करते हैं एक चार्ज को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन अपान चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज। अब हम बात करें तो डब्ल्यू की यूनिट क्या हो जाती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या मिल जाती है, जूल पर कूलॉम। यह क्या है, आपके फार्मूला से निकलने वाली यूनिट है, जबकि जूल पर कूलॉम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, जो कि एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्ट के रिस्पेक्ट में रखा गया यूनिट वोल्ट नाम। तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है ए और ए से बी तक एक चार्ज को ले जाना है, जिसकी मान लीजिए कोई वैल्यू है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है, बी है, क्योंकि ए से बी पे आ रहा है, ए से बी पे आ रहा है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, मतलब बी माइनस बी ए इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया गया अपान क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू। तो असल में डेल्टा वी का फार्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपान चार्ज, मतलब वी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपान चार्ज। ये हो जाता है डेल्टा वी का फार्मूला, जो असल फार्मूला है आपको
इक्वेशंस में इसी तरह से वैल्यू को पुट करनी होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम मानते हैं इनफाइनाइट से एक चार्ज को पॉइंट ए पर लेके आते हैं। इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लेके आते हैं तो ए पर पोटेंशियल क्या होगी, ए पर पोटेंशियल क्या होगी। तो फार्मूला आपके पास है वी वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए टू वी वन क्यू। हमारे पास में ये चार्ज क्या है, क्यू, जिसको हम इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लेके आते हैं तो जो पॉइंट है उस पर पोटेंशियल क्या होगी। हम लिखेंगे वी फाइनल, तो वी फाइनल क्या होगी, वी ए माइनस वी इनिशियल वी इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए अपान क्यू। आप एक बार जान लीजिए कि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, आप इसे जान लीजिए कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए अपान क्यू। ठीक है, वी ए इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अपान चार्ज। अगर इस पर हम थोड़े क्वेश्चंस देख लें, आपका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये देख लीजिए कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है W इक्वल टू वी क्यू। वर्गन का एक आपको नया फार्मूला मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। Calculate the amount of work done to carry 4 coulomb of charge from a point at 100 volt to a point at 120 volt। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन W निकालना है। तो W को क्या होगा, डेल्टा V इंटू Q। ठीक है, तो हमारा V इनिशियल क्या है, 100 वोल्ट है और V फाइनल है 120 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, V फाइनल 120 वोल्ट माइनस V इनिशियल 100 वोल्ट इंटू 4 कूलॉम। तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100 20 इंटू 4, तो वोल्ट कूलॉम। तो वोल्ट इंटू कूलॉम क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ठीक है, वोल्ट इंटू कूलॉम, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलॉम होता है। इंटू कूलॉम करेंगे तो कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 24 80 जूल। मतलब क्या आ जाएगा, 80 जूल। क्योंकि जानते हैं वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम या 1 जूल अपान 1 कूलॉम। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है 80 जूल। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फिर हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट। वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू VQ करेंगे, VQ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 12 टू 24 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम
लॉ का कहना ये है द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर like temperature, pressure, etc. are kept unchanged. The amount of current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. मतलब डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप v को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट अपने आप बढ़ जाएगी। अगर किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो उसमें फ्लो होने वाली करंट अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, अगर उसके फिजिकल कंडीशंस को हम कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन जैसे कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, ये सभी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती हैं तो उसमें से फ्लो होने वाली करंट का अगर बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है V इक्वल टू आई आर। क्या मिलती है? V इक्वल टू आई आर। आर जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। क्योंकि जहाँ भी प्रोपोर्शनल होता है जब उसे इक्वेट करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है। आर यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। आर को रेजिस्टेंस यह कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। आर कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आप कंडक्टर का मटेरियल नहीं चेंज करोगे तो आर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप कॉपर का वायर रखे हो, कोई मोटा वायर है कि उसका पतला वायर लगा देते हो, तो जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वह सेम रहेगी। ठीक है, करंट हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि आर हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम V और I का ग्राफ ड्रा करते हैं, जो स्लोप मिलती है हमको स्लोप मिलती है वह R को बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है। क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V बाई डेल्टा I होता है। जो कि यहाँ पे जो हमें स्लोप प्राप्त होता है इसका ग्राफ बनाने पे V और I का ग्राफ, तो वह R होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे आप इस पॉइंट पर देखिए, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो एंगल थीटा बनती है वो सेम होती है। तो देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे जगह पे जो एंगल की वैल्यू होती है थीटा वो
सेम होती है, इस वजह से आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आर डिपेंड करता है केवल कंडक्टर के मटेरियल पर, टेम्परेचर, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर पर आर डिपेंड करता है। आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक अवरोध होता है कंडक्टर के अंदर करंट को के फ्लो को रोकने वाला एक कारक होता है, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and current flowing through the conductor. मेरी राइटिंग जो खराब है तो आप लोग इसमें मत जाइएगा। आर इक्वल हो जाता है वी बाई आई, आर पीरियड हो जाती है वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, या ओम, या ओम, इसको डिनोट करने वाला साइन होता है इस। आर को हम वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं। अब पॉइंट आता है वे कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर and area of the cross section of wire। पहले जो लंबाई पे मैटर करता है, दूसरा जो वायर है वो कितना मोटा है, ठीक है, जो वायर है वह कितना मोटा है, उसके बीच में कितना स्पेस है। जैसे कि अगर हम एक पतला तार लेंगे, ठीक है, एक हम पतला तार लें, पतले वाले तार में जो चार्जेस होंगे उन्हें फ्लो करने में दिक्कत आएगी, उन्हें पास होने में जगह कम मिलेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम एक मोटा तार लेंगे तो ज़्यादा जगह होगा, इसके अंदर से गुजरने के लिए, चार्जेस को गुजरने के लिए ज़्यादा जगह होगा, तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा आसानी से गुजर पाएंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर हम मोटा तार लेंगे तो कम रेजिस्टेंस होगा, अगर हम पतला तार लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर लंबाई अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाएंगे, यहाँ फार्मूला हमें मिल जाता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब हर मटेरियल की एक फिक्स वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे कि आप डेंसिटी निकालते हो, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास वन वॉल्यूम होता है, वैसे क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। एल क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई अगर हम लेंथ को
को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अगर आप जितना लंबा तार लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप बैटरी से या बोर्ड से ही बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो आप जितनी दूरी पे वायर को फैलाओगे, जितनी दूर ले जाके लोड दोगे उस वायर के साथ, तो वहाँ पे उतना ही धीरे लाइट जलेगी, ठीक है। अगर बल्ब आप लगाते हो तो उतना ही धीरे लाइट होगा, उसका ब्राइटनेस उतना ही कम होगा, और जितना ही छोटा वायर लोगे उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस बल्ब के अंदर देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो जितना ज़्यादा आप लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, और तार की मोटाई घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, और तार की मोटाई घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जस्ट उल्टा कहानी चलता है यहाँ। आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप करके वहाँ पे देखना। तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, रो इक्वल टू, ठीक है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। अगर रो की यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और रो की यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर, ओम मीटर, रो की यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। तो बच्चों आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, ओम्स लॉ क्या होता है देखा, रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, और ये कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम, ताकि हमने जो फार्मूलाज देखे, जैसे आर इक्वल टू वी बाई आई देखा, वी इक्वल टू आई आर देखा, ठीक है, और आर इक्वल टू रो एल बाई ए देखा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल देखा, तो इन सभी फार्मूला पर अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएंगे, आप एग्जाम में भी उन क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये बात अभी से आप जानते हो। क्योंकि अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, आगे आप चाहते हो कि आप नीट या IIT JEE एग्जाम में पार्टिसिपेट करो, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आनी चाहिए। आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो तो आपको बायो के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और वही गेम चेंजर साबित होता है। क्योंकि जितने भी बच्चों का नीट में या एम्स में सिलेक्शन रुकता है तो वह केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से रुकता है। बायो में सारे बच्चे स्कोर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग रखना है, न्यूमेरिकल सभी से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट के एग्जाम में मोस्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको इतना आना चाहिए कम से कम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कर पाओ। अगर आप उतना भी नहीं करोगे तो आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना। Calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere flow through it, ठीक है। तो कह ये रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अगर एक कंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस 5 ओम का है और उसमें से करंट जो है वह 1.5 एम्पियर की फ्लो करेगी। तो आपको आर दे दिया है 5 ओम, आर दे दिया है 5 ओम, आई दे दिया है 1.5 एम्पियर, बी निकालना है तो बी इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा आई आर, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू 1.5 इंटू 5 और साथ में यूनिट भी रखा हो एम्पियर, तो आ जाएगा 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम? कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 50 ओम है? अगर रेजिस्टेंस 50 ओम है उस हीटर का जो पहले से है और वोल्टेज 220 वोल्ट पे वहाँ ऑपरेट हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन कर देते हैं। V इक्वल टू
अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फाउंड टू बी 1.50 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं पहले बोर्ड पर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 ओम वायर इज डबल ऑन इट। एक 4 ओम का वायर है, इसको डबल कर दिया गया, ठीक है। 4 ओम वायर इज डबल डाउन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाइए। भाई आपको पहले से ही दे रखा था, R इक्वल टू रो एल अपान ए, ठीक है, इक्वल टू 4 ओम। ये क्या किया आपकी वैल्यू। अब जो न्यू लेंथ होगी वो क्या होगी, L/2 हो जाएगी, मतलब एल डैश क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो तो सेम रहता है, R इक्वल टू नया जो R डैश होगा क्या हो जाएगा, रो, ठीक है। एल की जगह क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे अपान 2A। इसको फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तरह का क्वेश्चन बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उस टाइम पे उनको क्या होती है, दिक्कत होने लग जाती है, नहीं समझ में आता कि हम कैसे करें। आपको इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वे फिजिक्स पढ़ सकें। हमारी कोशिश रहेगी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी दे पाएँ, अच्छा से अच्छा पढ़ा पाएँ। हम आपके लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो आप प्लीज़ इतना करिए कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए ताकि बच्चों की हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, क्योंकि अब आगे हम क्या बात करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो हम उसे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। गुड बाय।